अप्रैल को हुआ था मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में। तो मॉर्निंग में जो हिंदी पूछी गई थी उसके जो क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चन आज सारे के सारे मैं डिस्कस करूँगा, सारे 50 क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए इसलिए हमने 2 पार्टों में बांट रखा है। 25 क्वेश्चन एक पार्ट में करेंगे और 25 क्वेश्चन दूसरे पार्ट में करेंगे। तो अपने इस तरह से हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और हमारे पास सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो बस आपको फिर से वही काम करना है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि नहीं आया था तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो हमने डिमांड की थी कि हमें वो क्वेश्चन चाहिए जो आते हैं। तो हमें हो सकता है कि एक आध कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो उसमें ना आया हो तो आप बता सकते हैं। वैसे सारे के सारे क्वेश्चन ज़्यादातर 2, 3, 4 लड़कों ने डबल बताए थे, मतलब तो प्रूव हो गया था कि ये सारे आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब ये जब क्वेश्चन हमारे पास सारे आ चुके हैं तो हम इजीली आपका कट ऑफ इस वीडियो जैसे हिंदी का वो डाल देंगे, उसके बाद अगला वीडियो जो हमारा रहेगा वो कट ऑफ पर रहेगा। आपको कौन सा मिलेगा कॉलेज, सरकारी प्राइवेट, कितना लाना है आपको, कितने आपने किए और हम कितने तक पहुंच सकते थे, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। कहाँ पर अब आपकी गलती रह गई, कैसे क्वेश्चंस जो थे वो गलत हो सकते थे। ठीक है दोस्तों, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं अपना टॉपिक। और अपने टॉपिक में हमने देखा पहला हिंदी के जो क्वेश्चन दिया था वो था सदा रहने वाला क्या कहलाता है। जो सदा रहने वाला है उसे क्या कहते हैं, हमेशा रहे। तो पहला ऑप्शन था सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का मतलब होता है जो सब कुछ जानता हो, ज्ञानी, जो सब कुछ जानता हो वो सर्वज्ञ होता है। तो ये तो होना नहीं। सर्वलब्ध, सर्वलब्ध मतलब होता है सर्व, सभी जगह उपलब्ध। तो मतलब लेकिन सदा रहने वाले की बात नहीं हुई, वो हर जगह है लेकिन जरूरी नहीं है कि 4 दिन बाद हर जगह होगा, तो इसलिए इसका ये ऑप्शन गलत हो गया। सनातन, हाँ सनातन का मतलब है बहुत पीढ़ी से चला रहा है और अभी भी है, यानी सर्वज्ञ। तो सॉरी, सदा रहने वाला हो गया कौन सा, सनातन। सन्यासी तो अलग हो गया एकदम, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, सनातन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दूसरा है मनोरथ का संधि विच्छेद क्या है। मनोरथ का संधि विच्छेद पूछा है तो इसमें विसर्ग संधि होती है, तो इसका होगा मना प्लस रथ। ये आया हुआ क्वेश्चन था, मनोरथ का मना प्लस रथ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर, बी पार्ट। ठीक है, विसर्ग संधि। अगला बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, मतैक्य में कौन सी संधि है। तो अधन ई बराबर ए, यहाँ पे क्या होता है, एक वृद्धि संधि हो जाती है इसमें। ठीक है, तो मतैक्य में कौन सी होगी, वृद्धि संधि। यड़ संधि, दीर्घ संधि और गुण संधि ये इसमें नहीं है, तो ये 3 ऑप्शन उसके गलत थे, तो चौथा हमारा डी ऑप्शन सही था। आगे बात कर लेते हैं अच्छे कुल में पैदा होने वाला। बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को गलत कर लेते हैं। अच्छे कुल में मतलब उत्कृष्ट लगा देते हैं या राजपुत्र लगा देते हैं क्योंकि वो अच्छे कुल में पैदा हुआ है, लेकिन नहीं, यहाँ पर हमेशा कुलीन का मतलब होता है अच्छे कुल में पैदा होने वाला। कई बार एग्जामों में पूछा हुआ है ये, और ये दोनों ही ऑप्शन आते हैं, उत्कृष्ट वाले और कुलीन वाले। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात कर रहे थे, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। तो इत्यादि में इति धन आदि, इति धन आदि बराबर क्या होता है, इत्यादि। तो इसका जो आंसर है जो है वो डी पार्ट, 5वें का हमारा क्या होगा, इति प्लस आदि बराबर इत्यादि। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है वह शब्द जिसमें संधि एवं समास दोनों हैं। बिल्कुल सही बात है, ऐसी संधि तो हमने पढ़ा है, गिर धन ईश बराबर गिरीश, और गिरी में होता है पर्वत, ईश में भगवान, मतलब जिस भगवान ने पर्वत को धारण करने वाले भगवान कौन थे, कृष्ण। तो ये गिरीश में दोनों चीज़ हो गई, एक समास भी आ गया जो हमने भगवान के लिए प्रूव किया है, तो समास हो गया ये, और बहुब्री और गिर प्लस ईश मतलब से संधि भी आ गई। तो इसका मतलब पुरस्कार और भावुक, भावुक में क्या है, भाव धन उक, लेकिन इसमें कोई समास नहीं होता। ऐसी त्रिभुज में समास होता है लेकिन संधि नहीं होती। इस तरह से इसका जो बी पार्ट है उसमें दोनों हैं। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं 7 की, बिना कारण के घटित होने वाला। बहुत अच्छा है, ये सारे के सारे अलंकार हैं। यहाँ पे विभावन है, भ्रांतिमान है, काव्यालिंग है और उल्लेख। तो ये वैसे वाले अलंकार हम लोग नहीं पढ़ते, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे विभावना जो है वो अलंकार ऐसा होता है, विभावना अलंकार में क्या होता है कि कोई काम होता है और उसका कोई कारण बिना कारण के ही घटित होता है वो। तो यहाँ पर वो ही बिल्कुल उसका वो परिभाषा दे रखी है, बिना कारण के घटित होने वाला। ये विभावना अलंकार की परिभाषा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, बिहारी सतसई किस भाषा में लिखी गई है। ठीक है, तो जो बिहारी सतसई है वो हमारी ब्रज भाषा में लिखी गई है, इसका आंसर होगा बी पार्ट। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहा जाता है। सब जानते हैं जिसके दोनों
समान होंगे तो क्या होगा, उनमें लड़ाई होगी, द्वंद्व मचेगा, यानी कि इसका द्वंद्व होगा, जो इसका सी पार्ट, द्वंद्व समास होगा इसमें। ठीक है, अगला दाक्षा का पर्यायवाची है, कई बार आ चुका है, इसका दाक्षा मतलब होता है अंगूर, तो इसका बी पार्ट सही है, दाक्षा का मतलब अंगूर, पर्यायवाची। ठीक है, अगला करते हैं शुद्ध वर्तनी है। 11वें क्वेश्चन में पूछा हुआ है उसने शुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और कई बार लोग गलत कर देते हैं, कवयत्री और कवयत्री। कवयत्री क्या लगाएं इनमें से, तो देखो आपको कवि तो पता ही होगा, क्या लिखे ऐसे लिखते हैं हम कवि। ठीक है, अब कवि को कवयत्री, तो ये तो पुल्लिंग है, अब इसको स्त्रीलिंग बनाए तो कुछ तो चेंज करेंगे इसमें, तो ध्यान रखना है इसी में चेंज करना है। तो क्या करेंगे हम, का और बा को तो हटा नहीं सकते, लेकिन इसकी मात्रा को हटा सकते हैं। ऐसे याद करने का तरीका है, का और बा को तो हटा नहीं सकते क्योंकि इसे चेंज करना है किसमें, स्त्रीलिंग में, तो कुछ चेंज करना पड़ेगा, चेंज नहीं हो रहा डायरेक्ट, तो हम क्या करेंगे कब कर देंगे इसको, और कवयित्री लिख जाएगा, यानी कवयित्री, कवयित्री, सी पार्ट इसका आंसर होगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, किस कारक में सर्वनाम शब्द का प्रयोग नहीं होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किस कारक में सर्वनाम शब्द का प्रयोग नहीं होता है, तो जो कर्म कारक है उसमें सर्वनाम आता है कर्म के रूप में, संप्रदान में भी आता है और अपादान में भी आता है, लेकिन संबोधन आप समझ लीजिएगा, यहाँ पे जो संबोधन है, संबोधन में आते हैं हे, ठीक है, अरे, अरे आता है ना, ओ, ये ऐसे वर्ड होते हैं और ये सर्वनाम वर्ड नहीं होते हैं। हमेशा जो संबोधन है उसमें इसी तरह के वर्ड आएंगे, इसलिए हम समझते हैं जो संबोधन है उसमें सर्वनाम का शब्द का प्रयोग नहीं होता है, तो इसका ए पार्ट बिल्कुल सही है। 13 में बात कर लेते हैं, वीरता शब्द में कौन सी संज्ञा है। अब वीरता की बात करना है, वीर मतलब संज्ञा हो गई, अब वीरता मतलब उसके एक भाव निकल रहा है, वीर का भाव, भाव क्या है, इसमें वीरता है, एक भाव निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर संज्ञा हो जाएगी क्या, भाववाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर 14 की बात कर लेते हैं, निम्न में मात्रिक छंद नहीं है। ठीक है, तो मात्रिक छंद नहीं है, इसमें पूछा हुआ था, तो रोला, कुंडलिया, छप्पा, ये सारे मात्रिक छंद के अंदर आते हैं, लेकिन जो भुजंगी है ना, ये जो भुजंगी, ये मात्रिक छंद नहीं है। ठीक है, अगले को क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं, चौपाई छंद किस रूप का उदाहरण है। चौपाई छंद है वो किस रूप का उदाहरण है, आपसे पूछा हुआ है, तो यहाँ पर इसका आए समव्रत। ठीक है, जो चौपाई छंद है वो समव्रत का उदाहरण है, जो चौपाई छंद है वो किस रूप का है, समव्रत रूप का। अगला बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। 16 में दिया हुआ है, गलत पर्यायवाची समूह निम्न में से कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे गलत की बात कर रहा है और मतलब बाकी के सही होंगे, एक में कुछ मिसप्रिंट होगा 16 में। तो पहले हमने किया बारिद, जलधर, नीरज, तो अगर हमें सबकी मतलब पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो हम अंदाजा लगाएंगे कि को वारिद बादल का होता है, जलधर भी बारिद का होता है, लेकिन जो नीरज होता है वो नीरज बादल का नहीं होता। इसका मतलब यहाँ पे पर्यायवाची है, ये पहला ही गलत हो गया, क्या, नीरज होता है कमल का। नेत्र, नयन और चक्षु, ये तीनों ही आँखों के हैं, पर्यायवाची आँख के। ठीक है, आग, पावक, अनल, यानी अनल, आग, पावक और ज्वाला, ये सब अग्नि के हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारा एक और फोर्थ है, हाँ, जलधि, सागर और उदधि, ये सब सागर के ही हैं तीनों, तो जलधि सागर का है, सागर है उसमें, और उदधि सागर का है, तो इसलिए हमारा जो आंसर था वो ए पार्ट था जो गलत था। अगला है गवेषणा का अर्थ क्या है। अब गवेषणा का अर्थ पूछा है, गवेषणा का मतलब होता है गाने की इच्छा को बोलते हैं क्या, गवेषणा। तो ये यहाँ पे 17 का क्या हो जाएगा फिर, सॉरी, गवेषणा, गवेषणा का मतलब होता है खोज करना। ठीक है, यहाँ पे गवेषणा का मतलब है क्या, खोज करना, तो यहाँ पे बी पार्ट होगा, गवेषणा गाने की इच्छा नहीं होती है, गवेषणा का मतलब होता है खोज करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, रवि का पर्यायवाची क्या है। तो रवि का पर्यायवाची पूछा हुआ है, तो रवि का पर्यायवाची यहाँ पे है दिनेश। ठीक है, रवि का पर्यायवाची क्या है, दिनेश। अगला बात कर लेते हैं 19वें की, पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। अब पक्षी का 3 है और 1 नहीं है, तो अगर 3 नहीं पता है तो 1 पता है। यहाँ पे एक आपको अच्छा क्वेश्चन मिला है, समीर सब जानते हैं, समीर चल रही है, हवा चल रही है, वायु के होते हैं ये,
समीर। इसका मतलब पक्षी का नहीं है, डायरेक्ट मिल गया। नभ माने आकाश में चढ़ने चढ़ मतलब विचरण करने वाला, नभचर मतलब पक्षी हो गए। खग माने जानते हैं ये बच्चे है, तो यंग माने भी सच्ची होता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, सी समीर। जो समीर है इसका मतलब हवा है, वायु है, ये नहीं है पर्यायवाची पक्षी का। शुद्ध वर्तनी निम्न में से चयन करें। अब देखो शुद्ध का चयन का मतलब है जो संसारिक है ना वो संसारिक नहीं होता है, सांसारिक होता है, सांसारिक। ठीक है, तो यहाँ पर सांसारिक गलत है, उसने कहा है शुद्ध वर्तनी। स्रोत, हाँ स्रोत को ऐसे ही लिखते हैं, कीर्ति, कीर्ति होता नहीं तो कीर्ति, तो ये भी गलत है। सर्वोत्तम मतलब आधाता के बाद पूराता बनता है, यहाँ पे सिर्फ पूराता बनाया है इसलिए ये गलत है। तो शुद्ध वर्तनी क्या होगी, स्रोत। ठीक है, आइए 21वें की बात कर लेते हैं। निम्न में विराम चिन्ह नहीं है, तो संबोधन, बिल्कुल संबोधन का विराम लगाते हैं हम, किस तरह से, ये वाला संबोधन। अल्प विराम भी लगाते हैं हम। पूर्ण विराम, अल्प विराम होते हैं। निर्देशन चिन्ह ये होता है, डैश लगा देते जो, वो निर्देशन चिन्ह कहलाता है। लेकिन अवतरण कोई ऐसा चिन्ह नहीं होता है, कौन सा, अवतरण, ये मतलब विराम चिन्ह नहीं है। तो 21 का क्या हो जाएगा, डी पार्ट। अब आ जाइए 22 की बात कर लेते हैं। हिंदी किस परिवार की भाषा है, जो हिंदी है वो किस परिवार की भाषा है, तो ये हिंदी है वो हमारी है भारत और यूरोपीय परिवार की, यानी भारोपीय परिवार, भारत और यूरोप को बोल रहे हैं भारोपीय परिवार की भाषा। ठीक है, तो हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। अगला 22 के बाद 23वें की बात कर लेते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आया हुआ है, रे नृप बालक काल बस बोलत तो इन सवार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार में कौन सा रस है। यहाँ पर जो रस है इसमें वो है रौद्र। ठीक है, इसमें रौद्र रस है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म ना हो वह क्रिया होती है, मतलब जिसमें क्रिया में कर्म नहीं होगा तो बिना कर्म की मतलब अकर्मक क्रिया कहलाएगी। तो इसका डायरेक्ट ही आंसर सीधा सीधा था क्या, बी। यहाँ पर संयुक्त क्रिया भी मतलब नहीं होगा, सामान्य क्रिया और सकर्मक मतलब कर्म के साथ, और यहाँ पर रख बिना कर्म की तो क्या होगी, अकर्मक। अगर कर्म के साथ होगी तो सकर्मक। तो पूछा हुआ था बिना कर्म के, तो क्या आंसर होगा, अकर्मक। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन 25 की। निम्न में संयुक्त स्वर कौन सा है, तो संयुक्त स्वर हमारे होते हैं औ और ओ। तो यहाँ पर जो औ है ना वही हमारा क्या होगा, संयुक्त स्वर। बाकी के जो स्वतंत्र स्वर हैं और ये ओ है जो, वो दो स्वरों के मिल से बना है, इसलिए इसको बोलते हैं संयुक्त स्वर। 26वें क्वेश्चन में हमने दिया हुआ है कि छा किस से मिलकर बना है। ये क्वेश्चन आया हुआ था अपने एंट्रेंस एग्जाम में। तो इसमें पहला ऑप्शन था क और छ, दूसरा क और छ, का में हलन था, तीसरा क और स, चौथे में छ और या। तो इनमें पता करना था कि कौन सा सही है। तो हमने क्या देखा कि जो हमारा छा बनता है तो वो मिलकर बनता है क हलंत वाला और सा, तो इसका आंसर सही होगा सी पार्ट। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। 27वें क्वेश्चन में डायरेक्ट ही उसमें पूछा हुआ है कि अरे उसने तो कमाल कर दिया, है ना। एक्सप्रेशन के द्वारा भी हम क्या करते हैं, अपने को दिखाते हैं, अरे वाह। तो ये क्या होता है, एक विस्मय बोधक होता है। जैसे आपको कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए और ये मार्क मिल जाए, ध्यान रखना, ये मार्क ही हमेशा लगता है किसमें, विस्मय बोधक में। तो इसका मतलब वैसे भी समझ में आ रहा था कि ये कौन सा वाक्य है, विस्मय बोधक। तो अगली बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा हुआ है वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है, जो वर्ड हैं उनके समूह को क्या कहते हैं। तो आप सब जानते हैं जो वर्णों का समूह होता है वही क्या कहलाता है, हमारा वर्णमाला। ठीक है, तो इसका आंसर सही क्या होगा, बी पार्ट। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 29वें में। पेड़ से फल गिरा, मतलब पेड़ से अगर फल गिरा है तो वो वहाँ से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। अब उसमें पूछा हुआ है कारक कौन सा है। तो जो कारक होता है, जो संप्रदान होता है और अपादान, दोनों कन्फ्यूजन होता है। तो अपादान का मतलब होता है अलग होना, जब किसी से अलग होना होता है तो वह यूज होता है अपादान कारक। तो यहाँ पेड़ से फल अलग हो रहा है, इसलिए अपादान कारक इसका सही आंसर होगा। अब आ जाती है, बात कर लेते हैं 30वें क्वेश्चन में। स्वतंत्र सत्ता न धारण करने वाला शब्द कौन सा है। अब यहाँ रखना, यहाँ पर स्वतंत्र सत्ता न धारण करने वाला मतलब जिसका अपना स्वतंत्र ना हो, दूसरे पर डिपेंड हो, तब वो कोई आंसर बताए। यानी कि जो भी निकले उसका वो दूसरे के माध्यम से ना निकले, जो निकलेगा उस दूसरे के माध्यम से वो स्वतंत्र नहीं होगा, और दूसरे की हेल्प के बगैर होगा वो स्वतंत्र होगा। तो रूढ़ शब्द जो होते हैं ना, वो होते हैं अपना खुद का कोई टूटे नहीं, मतलब खुद का वर्चस्व रखते हैं, टूटे नहीं। दूसरा योग रूढ़ जो होते हैं,
योग रूढ़ में क्या होता है, दो रूढ़ शब्द जब मिलते हैं तो वो योग रूढ़ बन जाते हैं और एक तीसरा अर्थ निकालते हैं। अगर इनको तोड़ दो तो उनका अलग अलग से फिर से क्या होगा, वो एक दूसरे पर डिपेंड हो गए। ठीक है, सत्ता अन्न धारण करने वाला है। अगला यौगिक, जो यौगिक होते हैं ना वो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, और दो शब्दों से मिलकर बनेंगे और उसके बाद अगर हमने इसको तोड़ दिया तो वो तीसरा अर्थ मतलब उनके अलग अलग अर्थ भी निकलेंगे और एक तीसरा अर्थ भी निकलेगा। ठीक है, तो ये डिपेंड नहीं हुए, क्या है, ये स्वतंत्र डिपेंड नहीं हुए, इसका मतलब ये स्वतंत्र हो गए। अब वो कह रहा है स्वतंत्र सत्ता न धारण करने वाला, तो ये दोनों कैसे हो गए, रूढ़ वाला क्या है, अपने आप में स्वतंत्र हैं, लेकिन योग रूढ़ वाले हो गए ना, ये अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनमें जो होते हैं ना वो शब्द मिलकर ही एक तीसरा शब्द बनाते हैं। अगर उनको तोड़ दिया ना तो उनमें जो अर्थ निकलेगा, जैसे विज्ञान, आप समझ लीजिए यहाँ पे विज्ञान में क्या है, वी प्लस ज्ञान, और वी प्लस ज्ञान में ज्ञान का अर्थ तो है लेकिन वी का कोई अर्थ नहीं है, इसका मतलब, लेकिन दोनों मिल गए तो एक तीसरा अर्थ बन गया। अब ये स्वतंत्र नहीं है, विज्ञान, विज्ञान क्या है, योग रूढ़, ये स्वतंत्र नहीं है क्योंकि ये वी और ज्ञान दो से मिलकर बनाया है, इसलिए ये इसका आंसर हमेशा 100% क्या होगा, योग रूढ़ होगा। ये कंफ्यूजन वाला था बहुत लोगों का, ये क्लियर हो गया। 30वें क्वेश्चन की बात कर लिया। अब बात करते हैं 31 में, शब्द शक्ति का भेद नहीं है, यानी शब्द शक्ति का भेद नहीं है, 31वें क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो इसका जो आंसर है वो है बी पार्ट, जो क्या है, बी पार्ट, रस, क्योंकि ये इसमें शब्द वेदी में आता ही नहीं है, शब्द शक्ति में ये तीन आते हैं बाकी के, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 32 में, कौन से शब्द संस्कृत शब्दों से विकसित होते हैं, देख लो, इंजीजी शब्द है, इजली क्वेश्चन है अपना, क्योंकि जो शब्द संस्कृत से विकसित हुए हैं उनको बोलते हैं तत्भव शब्द, इसका मतलब सब जानते थे, इसका ए पार्ट सही है। अगली बात कर लेते हैं 33 में भी, साकी शब्द का तत्सम रूप क्या है। तो जो साकी शब्द है, देखो हमने वीडियो बनाएंगे एक और, अभी नहीं बनाया है, सॉरी फॉर दैट, लेकिन बहुत अच्छा वीडियो बनेगा वो तत्सम तत्व में। जब खा को छा में बदल देते हैं ना तो वो तत्सम रूप ले लेता है, और छा को खा में बदला तो तत्वभाव। तो ये साकी था वो तत्वक था, और इसका तत्सम जो था, तो खा को जब छा में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका तत्सम, तो इसलिए साक्षी हो जाएगा उसका राइट आंसर 33 का। अब बात कर लेते हैं अपने 34वें क्वेश्चन की। 34वें क्वेश्चन में दे रखा है पहला, पलंग शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। तो जो पलंग होता है इसका तत्सम पूछा है, और ये पलंग तत्भव में है हमारा। ठीक है, तो तत्सम में पलका, देखो पलका में पलका तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसके कुछ रूल्स होते हैं, पलका में कुछ चेंज नहीं हुआ, पलंग इसमें भी नहीं हुआ, लेकिन परयख इसका डायरेक्ट होता है, वैसे तो इसको ऐसे लिखा जाता है ऐसे, ठीक है, तो ये सही होता है, लेकिन यहाँ पर ये का डायरेक्ट दिया है पर्यक ही, तो इसी को हम सही मानेंगे सी, तो इसका 34 का क्या हो जाएगा, सी पार्ट। अब बताइए 35वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 35 में है, चांदनी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। तो चांदनी शब्द का जो तत्सम रूप होगा वो होगा चंद्रिका, यहाँ पे चंद्रिका, क्योंकि जैसे ही हम किसी में रा निकालने वाला जिसको बोलते हैं रे वाला यूज करते हैं, वो ज़्यादातर 99% वो क्या होता है, तत्सम रूप। तो यहाँ चांदनी में कोई ऐसा नहीं था, लेकिन जैसे ही हमने द्रा लगाया तो ये तत्सम में बन गया, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट। 36वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 36 में बोला हुआ है, गमन शब्द का विलोम क्या है। मतलब गमन हम जानते हैं ना, जाना, तो गमन का जाना मतलब उल्टा आना, तो आना को चढ़ना को आना नहीं बोलते, जाना को जाना बोलते, उल्टा नहीं है, उठाना ये कैसा है, पर्यायवाची है, लेकिन पूछा क्या है, विलोम। तो विलोम में क्या हो जाएगा, आने को बोलते हैं जाना और जाने को आना, ये उल्टा हो गया एक दूसरे के। तो गमन मतलब जाना है, तो आना उल्टा हो जाएगा इसका, तो आगमन हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो इसका डी सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 37 में, साकार शब्द का विलोम क्या होगा। तो साकार का मतलब होता है जिसका कोई आकार हो, उसको बोलते हैं हम साकार। मतलब सा मतलब सहित, आकार, आकार के सहित बोले गए वो सहन आकार बराबर साकार। तो साकार में हमारा क्या हो जाएगा, जिसका आकार हो, और जिसका आकार नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे, निराकार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फिर बी पार्ट होगा, निराकार। ठीक है, ये बिल्कुल सही है इसका 37 का। 38वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब आ जाइए 38वें क्वेश्चन पे, अभिशाप का विलोम क्या होगा। अब अभिशाप क्या होता है, श्राप दे देना किसी को, तो श्राप देना है तो वो उसको बोलते हैं अभिशाप। तो अब जब अभिशाप का उल्टा होगा तो किसी को वरदान देना होता है ना, किसी को श्राप दिया तो उल्टा क्या हो जाएगा, वरदान। तो 38 का क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी पार्ट। ठीक है, वरदान। तो अगली बात कर लेते हैं, सिंपल था ये तो। 39वां, स्थावर शब्द का विलोम क्या होगा। बहुत लोगों ने सूक्ष्म लगाया हुआ है यहाँ पे, ज़्यादातर लोगों ने ये सूक्ष्म लगाया हुआ है, जो कि इसका क्या है, गलत।
स्थावर का मतलब होता है, विलोम अगर पूछा हुआ है तो होगा जंगम। ठीक है, स्थावर का डायरेक्ट बुकों में भी दे रखा है, स्थावर का विलोम जंगम, बहुत इंपॉर्टेंट था और वही आया हुआ है। अगर अगली बात करें 40वें क्वेश्चन की, तो 40वें क्वेश्चन में दे रखा है सावधानी शब्द में प्रत्यय क्या है। जो सावधानी था, तो सावधान वर्ड होता है और उसमें प्रत्यय लगा देंगे ई, अब प्लस ई बराबर बड़ी ई बनता है, तो इसीलिए सावधानी में क्या हो जाएगा, तो ई प्रत्यय बाद में लगा सावधान में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ई, ना कि ये तो कैसे हैं, गलत है। 41वें की बात कर लेते हैं। 41वें तक का संदेशनी मधुबन कूप भरे पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अच्छा, इसमें अलंकार पूछा हुआ है, तो इसमें देखो मधुबन कूप भरे मतलब कूप, कुएं से भरे हुए कुएं के समान तुलना कर रहे हैं, मतलब बहुत बड़ा चढ़ा के कर रहे हैं। जब कोई चीज को बड़ा चढ़ा के बोला जाता है तो वहां क्या होता है, अतिशयोक्त, तो यहाँ पर भी कौन सा हो जाएगा फिर, अतिशयोक्त अलंकार हो जाएगा, इसका डी पार्ट। 42वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कौन सा उपसर्ग जोड़ने से जय का अर्थ उल्टा हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। तो जय और उल्टा क्या होता है, पराजय। जय में जीतना, पराजय मतलब हरा देना, जय मतलब जीत जाना और पराजय मतलब हराना। तो पराजय मतलब पराजित हो गए, हार गए, तो जय का मतलब जीतना और पराजय का हारना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर इसका परा को अगर हम जोड़ दें जय में तो उसका अर्थ क्या हो जाता है, विपरीत। तो बिल्कुल सही है, 42 का क्या हो जाएगा, बी पार्ट। 43 की बात कर लेते हैं। रहमन पानी राखी बिन पानी सब सून। तो यहाँ पर दो अलंकार वैसे इसमें निकलते हैं, लेकिन ऑप्शन में उनमें से एक दिया हुआ है जिसका कौन सा नाम है, श्लेष अलंकार। तो इसलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार सी, क्योंकि इसके जो एक शब्द के साथ कई एक अर्थ जुड़े हुए होते हैं। तो श्लेष अलंकार इसका राइट आंसर होगा। 44 की बात कर लेते हैं। प्रेमचंद का उपनाम क्या है। तो प्रेमचंद का जो उपनाम था, उनका बचपन का नाम उपनाम था जिसका नाम था धनपत दास। तो इसका आंसर क्या है, सी पार्ट। अगला बात कर लेते हैं 45वां। जिसका मन काम में न लगता हो उसको क्या कह रहे हैं। बहुत लोगों ने आलसी भी लगाया है यहाँ पर, अच्छा क्वेश्चन है। क्या लगाया है बहुत लोगों ने, आलसी। कुछ लोग सुस्त भी लगाया है, मन नहीं कर रहा काम करने का। लेकिन देखना अनमनस्क मतलब जो बिना मन के काम करते हैं ना, बेमन काम करते हैं, उनको बोलते हैं जिसका काम में मन नहीं लगता। जो थकान है वो उसका मन तो लग रहा है लेकिन थकान के कारण काम नहीं कर रहा, इसलिए उसको आलसी नहीं बोलेंगे। जिसका मन में काम नहीं लगता उसको बोलते हैं अनमनस्क, मतलब जिसका मन नहीं हो कि काम करने में। तो इसका सही आंसर जो होगा वो सी पार्ट होगा। 46वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कुंद इंदु सन देह उमा रमन वरुण अमन में कौन सा अलंकार है। तो इसमें आपका अलंकार है वो है उपमा अलंकार। तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 47वां। आ बैल मुझे मार लोकोक्ति का अर्थ है। इस लोकोक्ति का अर्थ पूछा हुआ है, आ बैल मुझे मार, मतलब हम जानबूझकर क्या कर रहे हैं, अपने मुसीबत को बुलावा दे रहे हैं। तो जानबूझकर में क्या है, झंझट में पड़ना या मुसीबत में पड़ना। क्योंकि हम कह रहे हैं ना, आ बैल मुझे मार का मतलब कि हम जानबूझकर लड़ाई मोल ले रहे हैं, इसका मतलब कह रहे हैं झंझट में मुसीबत में पड़ रहे हैं। तो इसका हो जाएगा बी पार्ट। 48वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जेते तुम तारे तेते नभ में तारे। अब इस मक्ति में क्या है, जो हमारा 48 में जो तारे तारे हैं ना, अब इनके तारे तारे तो आया है लेकिन इसके जो अर्थ हैं वो अलग अलग हैं। तो मतलब क्या है, ये कई बार यूज हो कोई वर्ड और उसके अर्थ अलग अलग हो तो वो क्या होता है, यमक अलंकार। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा क्या, बी पार्ट। अगला आ जाएगा 49 में। कोयले की दलाली में मुंह काला लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो इसका मतलब है जो कोया काला होता है तो मुंह भी काला होगा, दोनों चीज बुरे हो गए तो क्या होगा, बुरे काम से बुराई मिलना। तो यहाँ पर हो जाएगा बी पार्ट, इसका राइट आंसर होगा 49 का। अब बात कर लेते हैं 50वें क्वेश्चन की। ठीक है, तो 50वां क्वेश्चन हमारा है जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। देखो उसको दो तरह से पूछा हुआ है। तो मुसीबत में पड़ना का क्या मतलब है, ये एक लोकोक्ति थी। तो इसमें अलग अलग उल्टा करके दे रखा है कि अंधे पीछे कुत्ते खाएं, ये तो होगा नहीं। जल में रहकर मगर बच्चे बैर, ये भी नहीं होगा। आ बैल मुझे मार, देख लो है ना, उल्टा एक दूसरे से। ये भाव लोकोक्ति पूछी थी, यहाँ पे वो पूछा हुआ है। तो इसका फिर वही हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा, सी पार्ट, आ बैल मुझे मार। तो दोस्तों ये थे हमारे अब हिंदी के सारे क्वेश्चंस। इसके बाद जो मैं वीडियो डालूंगा वो अपने कट ऑफ पर रहेगी कि कैसे कितना कट ऑफ जाएगा, और उसके बाद लगातार हम वीडियो डालते रहेंगे। इसमें अभी रीजनिंग का बाकी है और जीएस के, तो हम एक एक करके सारी वीडियोस डाल देंगे 2 दिन के अंदर। सारे कट ऑफ
जीएस हिंद और रीजनिंग जितने भी हमारे बचे हुए वीडियो है मैं 2 दिन के अंदर डाल दूंगा। रोज डेली 2 वीडियो कम से कम डालूंगा, तो आपका जो 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा कि आपके कितने नंबर्स आ रहे हैं, कितने मार्क्स चाहिए आपको, और आपको कौन सा स्कूल मिल सकता है इस बार, कितने तक स्कूल मिलेंगे, कितने लोग ऐसे हैं जो छूट जाएंगे जिनको स्कूल नहीं मिल पाएंगे, कितने अंकों तक। तो ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे हम अगली वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि हम जो भी बीएड की न्यूज़ डालेंगे या जो भी वीडियो डालेंगे वो आपको समय से मिल जाएगी और आप अपडेट रहेंगे वीडियो से, बीएड से। ठीक है, तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।